जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि भैया बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बायोलॉजी का कह सकते हो एकदम रामबाण वीडियो। आप कह सकते हो यहां पर आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपके पेपर के पैटर्न के अनुसार, जिसमें आप देखोगे तो भाई बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो आपके जैसे महत्वपूर्ण अंतर हो गए। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे पूछ लिया भाई लघु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताओ, डीएनए आरएनए में अंतर बताओ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अंतर वाले, मैं आपको संपूर्ण किताब के जितने भी महत्वपूर्ण अंतर हैं सारे के सारे आंसर के साथ बताने वाला हूं। इसके बाद जो भी आपके महत्वपूर्ण चित्र हैं, जो कि भाई आपको पता है कि बायोलॉजी है, तो यहां पर डायग्राम आएंगे। अब इसमें डेरिवेशन थ्योरी न्यूमेरिकल तो है नहीं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो भाई डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, पूरा का पूरा बनाने का तरीका क्या है, पूरा यहां पर आज के इस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में भर भर के आती हैं क्या, टिप्पणियां। ठीक है, जैसे पूछ लिया आपसे कि इंटरफेरॉन पर टिप्पणी दीजिए, है ना, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी दीजिए। तो इस टाइप के जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होंगे, तो संपूर्ण किताब की मैं आपको बताऊंगा जितने भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं पूरी एक ही वीडियो में। इसके बाद आपके लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज और एकदम इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे टॉपिक होते हैं आपके बायोलॉजी में। और टोटल मैं आपको 80 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और 80 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो बायोलॉजी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। मतलब इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को अगर आप पूरा का पूरा तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 65% एकदम फिक्स हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको अंतर की तरफ ले चलता हूं, ठीक है, क्योंकि यही आपका हमारा पहला टॉपिक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया है आपके पास, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। देखो, अंतर लिखने का एक तरीका अलग होता है, यहां पर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। ठीक है, समझना, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पूरा का पूरा करना है। जैसे एक तरफ है हमारे पास लघु बीजाणु जनन, एक तरफ क्या है, गुरु बीजाणु जनन। अब मैं आपको बताऊं इसके आधार, जैसे कि स्थान की बात करें, ठीक है, कि भाई कहां पर कौन सा पाया जाता है, इसकी जनक कोशिका कौन सी किसकी क्या है, ठीक है, उत्पाद कैसे होता है, कार्य इनके क्या क्या है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, और इनके क्या परिणाम निकलते हैं, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब बात करते हैं स्थान की, तो जो लघु बीजाणु जनन होता है ये कहां पर पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है, पहला पॉइंट हुआ। इसी तरीके से अब देखो, जैसे कि मैं आपको यहां पर ये बताया ना, आप जब लिखोगे तो वहां पर कैसे लिखोगे, तो ये वाली लाइन ना बना करके आप डायरेक्ट यहां पर एक तरफ लघु बीजाणु जनन एक तरफ गुरु बीजाणु जनन डालने के बाद आप लिखना स्टार्ट कर देना कि लघु बीजाणु जनन कहां पाया जाता है, भाई लघु बीजाणु जनन पराग कोश में पाया जाता है। इसकी तरफ लिखोगे जो गुरु बीजाणु जनन है ये आपका बीजांड यानी कि वाल्वों में पाया जाता है। ऐसे ही जनक कोशिका की बात करेंगे तो यहां पर लघु बीजाणु जनन में आप लिखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसमें, और गुरु में तो भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। उत्पाद की बात कर लेंगे तो लघु बीजाणु में आपका 4 लघु बीजाणु परागकण बनते हैं, और इसमें आपके कितने 4 गुरु बीजाणु यानी कि एक आपका इसमें कार्यशील होता है। ऐसे ही कार्यों की बात कर लेंगे तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, इसमें नर युग्मक बनता है ना, नर युग्मक के बनाने में कार्य होता है, और गुरु बीजाणु में क्या होता है, मादा युग्मकों भी जिसमें बनाना होता है। अगर बात करें परिणाम की, तो भाई लघु बीजाणु में क्या होता है, परागकण बनते हैं, और लास्ट में गुरु बीजाणु में क्या बनते हैं, तो यहां पर बनता है आपका भ्रूण कोश। इतना आप लोग यहां पर लिख सकते हो। मतलब देखो, आप अब छोटे बच्चे तो रहने, आपको समझना पड़ेगा कि भैया इसमें कितने पॉइंट पर हम अंतर लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें सम्मिलित की हैं जिससे कि आप एक भी मिस्टेक ना करो। समझ रहे हो ना, तो भैया मिस्टेक नहीं करनी, चीजें आप बस इतने पॉइंट याद कर लो। मतलब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन मान लो कि भैया 3 नंबर के लिए आ गया, और आएगा ही, ठीक है, तो पहला ही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर इसमें कम से कम 1 2 3 4 पॉइंट तो बताने ही बताने हैं। 5 पॉइंट में से 4 आपको 100% बताना है। समझ गए ना। यहां पर उदाहरण जैसे कि आपका सरसों हो गया, है ना, मटर का पेड़ हो गया, इस तरीके के कुछ यहां पर इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप यहां पर इस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, मटर गेहूं धान ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये पहला अंतर है। अब बात करेंगे दूसरे अंतर की। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सा अंतर है स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कि भैया एक तरफ है स्वपरागण,
एक तरफ है परपरागण, इसमें भी आप यही सेम एक तरफ स्वपरागण परपरागण लिखने के बाद अब जैसे पराग स्थानांतरण की बात करें तो इसमें पुष्प और पौधे के बीच होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब आपसे दे दिया तो आप इसको लिख नहीं सकते कि आप लिखोगे इसका मतलब थ्योरी हमें अगर बनाना है तो ये छोटे पॉइंट में है। छोटा पॉइंट मैंने इसलिए लिया है जिससे कि आप इसको आसानी से ट्रिक के तौर पर याद कर पाओ, और यहीं पर मैं भर भर की थ्योरी दे देता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो मैं देखो कोई भी चीज अगर आपके सामने लाता हूं तो मैं ऐसे सोचा करता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे कैसे याद हो सकता है, तो अगला जो आप मतलब अगला बच्चा है वो कैसे याद कर सकता है इसको कम समय में और अच्छे तरीके से, है ना। तो ट्रिक के तौर पर चीजों को याद करना है। तो ये हमारा हो गया पहला। अब देखो पर परागण की बात करें तो इसमें भैया पर परागण जैसा कि आप इस वर्ड में समझो, पर परागण जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, वैसे ही ये पर का मतलब जैसे ही आ गया तो मतलब किसी दूसरे में, पराय में, आप ये समझो। तो ये दूसरे पौधे पर होता है, ठीक है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण पर। परागकण कारक की बात करें तो इसमें आवश्यक नहीं होता, जो ये होता है इसमें आवश्यक है। जैसे में आप लोग देखोगे तो वायु, जल, कीट, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण किस प्रकार ट्रांसफर होंगे तो उसके लिए कुछ कारक की आवश्यकता होगी ना, यानी वायु के थ्रू या जल के थ्रू, है ना, पानी के, या तो कीट के थ्रू यानी कीड़े मकोड़े जो लेकर के जाते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, किसी कारक की आवश्यकता होगी। ऐसे ही अब बात कर लें यहां पर इसमें तीसरा पॉइंट, आनुवांशिक विविधता जो होती है स्वपरागण में कम होती है और पर परागण में क्या होती है, अधिक होती है। तो आप जैसे इसको थ्योरी बना के लिखना है ना तो आप ऐसे लिखोगे कि पर परागण में आनुवांशिक विविधता कम होती है। तो भैया लंबी लाइन बन गई, या तो शॉर्ट में लिखो तो एक ही बात है ना। ऐसे ही पर परागण में जाओगे तो बोलोगे कि पर परागण में आनुवांशिक विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये लाइन बन गई, लिख दिए हम लोग, है ना। तो आप ये मत सोचना कि छोटे छोटे हैं, बस इसको बना के आप अपने से लिख सकते हो। अगला पॉइंट शुद्धता की बात करें तो भैया स्वपरागण में क्या होता है, ये शुद्धता इसमें बनी रहती है, पर परागण में कम शुद्धता होती है क्योंकि ये ट्रांसफर होता है एक से दूसरी जगह पर। ऐसे ही यहाँ पर नए गुण की बात करें तो स्वपरागण में नए गुण नहीं बनते हैं जबकि पर परागण में नए गुण बनते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखोगे तो स्वपरागण में मटर हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, टमाटर हो गया और मूंग हो गए। पर परागण की हम बात करेंगे तो भैया इसमें मक्का हो गया, पपीता हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया और यहाँ पर कटहल हो गया। ऐसे कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो कि ये काफी महत्वपूर्ण अंतर है, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए तीसरा अंतर देखो, जितने भी अंतर बता रहा हूं बिल्कुल करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, समझ रहे हो ना। और आज का ये वीडियो बायोलॉजी का है पूरा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, वीडियो को लाइक करते हो, है ना, आप लोग कमेंट करते हो कि हाँ भैया मजा आ गया, नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करना किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपको लगातार यहाँ पर तैयारी कराने वाला हूँ। भ्रूणपोष ये रहा भैया और भ्रूणपोष यहाँ पर ये रहा। तो भ्रूण और भ्रूणपोष में अंतर। आइए निर्माण की बात करें, ये इसमें आपका क्या बनता है, ह्यूमनस बनता है। भ्रूणपोष में इसमें त्रिगुणन के बाद, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इसमें 3 टाइप का गुणसूत्र है, इसमें आपका 2 टाइप यानी 2n है, ठीक है ना, तो इसमें युग्मनज बनेगा। कार्य की बात करें तो भ्रूण से आपका नया पौधा बनता है और भ्रूणपोष से क्या होता है, भोजन संग्रह करता है ये, ठीक है ना। तो दोनों में एक अंतर ये भी है। स्थिति की बात कर लेते हैं तो भ्रूण जो होता है ये बीज में होता है और जो आपका यहाँ पर भ्रूणपोष होता है ये बीज के भीतर होता है। ऐसे ही महत्व की बात करें तो अंकुर बनाता है, क्योंकि अंकुर बनने का मतलब आप समझ रहे कि भैया पौधा बनेगा, समझ रहे हो। और जो भ्रूणपोष होता है इसमें समझोगे तो इसके महत्व को, तो इसमें क्या होता है, पोषण देता है, क्योंकि ये पौधे को भोजन प्राप्त करने के लिए मदद करता है, ठीक है। उदाहरण होगा गेहूं, मक्का, नारियल, अरंडी, धान, इस प्रकार की कुछ फसलें हैं जो कि इसके उदाहरण में आ जाएंगी। अगला अंतर देखेंगे, चौथा अंतर है आपका शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। ये भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में। आ जाओ, तो शुक्र जनन है, एक तरफ है हमारे पास अंड जनन, ठीक है। स्थान की बात कर ले तो शुक्र जनन भैया आपका वृषण में होता है, ठीक है ना, नर में वृषण में पाया जाता है। और अंड जनन भैया मादा में पाया जाता है, मतलब किसमें मादा में, तो यहां पर बोलेंगे तो अंडाशय में, ठीक है ना। तो ये आपका एक हो गया। बनने वाली जो कोशिकाएं होती है शुक्र जनन में, आपके 4 शुक्राणु, इसमें 1 अंडाणु और 3 ध्रुवीय पिंड बनते हैं। आकार की बात करेंगे तो शुक्र जनन का आकार छोटा होता है। अब जैसे इसको हम लोग छोटा लिख दिया डायरेक्ट, अब इसको अगर आप थ्योरी टाइप से लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, तो इसमें लिखोगे कि शुक्र जनन आकार में छोटे होते हैं। तो ये एक लाइन बन जाएगी, समझ रहे हो, मतलब वर्ड और सेंटेंस में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ वर्ड बता रहा हूं, आपको अगर इसका पूरा अंतर लिखोगे तो सेंटेंस के तौर पर लिखोगे तो फिर इनका अगर याद रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा लाइन बन जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, बस इतना ध्यान दे लेना। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर गति की, तो ये गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं, और ये भैया अचल होते हैं, मतलब गति नहीं करते। आरंभ में यौन आरंभ से दिखाई देंगे और इसमें भी आपका ये भ्रूण अवस्था में दिखाई देते हैं। मनुष्यों में गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या होते हैं, इनमें ये होता है
है, आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है, डीएनए एंड आरएनए में अंतर। चलिए डीएनए है, एक तरफ है आरएनए। डीएनए की बात कर ले तो भैया इसमें शर्करा कौन सी होती है, हमको पता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है डीएनए में। आरएनए की बात करें इसमें राइबोस शर्करा होती है। डीएनए की जो संरचना होती है वो आपकी द्विकुंडलित होती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं, ठीक है, डीएनए। जबकि जो आरएनए होता है ये केवल एकल कुंडलित होती है, इसमें द्विकुंडली नहीं होती। आपका डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना, हमने बताया था कि भैया आपने वाटसन और क्रिक का जो मॉडल पढ़ा है, इन्होंने ही इसकी संरचना को दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर याद कर लेना, डीएनए में नाइट्रोजनी बेस यानी कि जो क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 क्षारक होते हैं, ATCG, इस तरीके से याद कर लो, ATCG, है ना। तो इसमें 4 क्षारक होते हैं, लेकिन होते तो इसमें भी 4 हैं, लेकिन एक नहीं होता है, एक दोनों में डिफरेंट है। कौन सा? एडेनिन, और यहां पर यूरेसिल और ग्वानिन, साइटोसिन। देखो जो आरएनए होता है, एक अंतर याद कर लो, आरएनए जो होता है इसमें आपका टी के स्थान पर यानी थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यू, यानी कि यूरेसिल होता है, ठीक है ना, एक क्षारक का डिफरेंट है। यहां पर जो डीएनए है, डीएनए में आपका यहां पर थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। तो 4 दोनों में है, एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में सेम है, थाइमिन और यूरेसिल दोनों में अलग अलग है, इतना याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक अंतर है। कार्यों की बात कर ले भैया, तो डीएनए होता है आनुवांशिक सूचना देता है, आरएनए जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, डीएनए जो होता है इसका स्थान यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों जगहों पर पाया जाता है। समझ गए? मानव डीएनए, जीवाणु डीएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए के ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, इस प्रकार के कुछ ये डीएनए एंड आरएनए के उदाहरण है। और ये क्वेश्चन पूरा एकदम स्क्रीनशॉट कर लो अगर आप चाहो तो, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसको जरूर कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट हम आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है एचआईवी और एड्स में अंतर। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि भैया बताओ एचआईवी आप पढ़े ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके कारण आपका जो एड्स वगैरह ये बीमारियां होती हैं, है ना, तो इसमें भैया बताओ कि इसमें क्या अंतर है। तो चलिए फिर अंतर जानते हैं, क्योंकि आज आपके सामने पूरा का पूरा बायोलॉजी का निचोड़ है ये, ठीक है। देखो प्रकार की बात करें तो जो एचआईवी होता है भैया ये तो वायरस है, यानी कि विषाणु है, ठीक है ना, एक प्रकार का वायरस है। अब एड्स क्या होता है, ये एक प्रकार का रोग है जो कि एचआईवी से होता है, समझ गए ना। अब कारक की बात करें तो एचआईवी संक्रमण होता है, इसमें एचआईवी का अंतिम चरण ही एक प्रकार का एड्स। प्रतिरक्षा भैया ये नष्ट कर देता है, यानी कि जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होती है वो क्या करता है, एचआईवी नष्ट कर देता है। भाई इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो बाहर से आने वाले रोग हैं, ठीक है ना, प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारे शरीर की ऐसी क्रिया है जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको बुखार अगर आना है और हमारा शरीर मजबूत है तो उससे लड़ सकता है बुखार से, और हो सकता है कि हम बीमार ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो कमजोर है, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो ये होता है, तो ये इसका नष्ट कर देता है। अब एड्स की बात करते हैं बहुत ही कमजोर हो जाता है। उपचार की बात करें तो इसमें क्या होता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो एड्स है ये पूर्ण उपचार इसका अभी तक भी नहीं खोज पाया है कोई भी, ठीक है ना। तो ज्यादातर अगर इस प्रकार का ये होता किससे है, तो लैंगिक संबंधों से होता है इस प्रकार की बीमारियां। पहचान की बात करें तो इसमें परीक्षण होता है, इसमें लक्षण इसके कुछ होते हैं जो कि लक्षणों से पता चलता है। अब एचआईवी N1 हो गया, 2 हो गया, एड्स हो गया, इस प्रकार की कुछ रोगे हैं जो कि यहाँ पर टीबी से ग्रसित व्यक्ति को भी इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, एड्स वगैरह। तो आप इसमें अंतर तैयार कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, पीसीआर एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि डीएनए अंगुली छापी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क होता है, डीएनए जो पीसीआर है इसको कैरी मूलिस ने खोजा था, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने खोजा था, ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। अब भैया चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर आपको समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम आप मतलब रटना नहीं है, भूल जाओ, रटना नहीं है। देखो सबसे पहले आपके पास एक कार्य के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो पीसीआर होता है क्या होता है, क्या करता है, डीएनए की प्रतिलिपि यानी कि इसकी कॉपी तैयार करता है, कॉपी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे। तो इसका क्या कार्य होता है पीसीआर का भैया, प्रतिलिपि बनाना, किसकी, डीएनए की।
अब डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है, फिंगर से आप याद रखना कि उंगली का निशान, ये समझो ट्रिक के तौर पर। तो ये क्या करता है भैया, व्यक्ति की पहचान करता है। मतलब व्यक्ति की पहचान समझ गए होंगे, फिंगर से हो जाती है आज के टाइम पर। आप देखो, अब उपयोग की बात करें तो जो पीसीआर है इसका शोध में, रोग में, पहचान में इस तरीके से, और डीएनए जो होता है इसका उपयोग होता है अपराध पितृत्व परीक्षण। मतलब कोई अपराधी है, अब उसको हम लोग नहीं पहचान पाए तो उसके उंगलियों के निशान ले लेते हैं, तो उससे पहचान की जाती है ना। पितृत्व पहचान में भी मतलब कि डीएनए का माता पिता से जो बच्चे का डीएनए मिलता रहता है उसमें भी पहचान में ये काम आता है। तो पितृत्व पहचान इसी को बोला गया है। परिणाम क्या निकलता है, तो भाई जो पीसीआर है वो डीएनए की मात्रा बढ़ाता है, और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये डीएनए प्रोफाइल को बनाता है। ठीक है, समय की बात करें इसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय होता है। उद्देश्य की बात करें तो ये डीएनए में वृद्धि करता है क्योंकि इससे कॉपी बनती है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, ये पहचान में ही काम आता है। इसके यही परिणाम और यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो लंबी चौड़ी लाइनें अगर आपको थ्योरी बनाना है तो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट का आप थ्योरी बना सकते हैं अपने से, अपनी भाषा में। मैं आपको मेन कीवर्ड बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अब उदाहरण की बात करें तो जैसे कोविड हो गया, पीसीआर हो गया, अनुवांशिक रोग परीक्षण, अपराध जांच, पितृत्व परीक्षण, फॉरेंसिक उपयोग, इन सब में आप इनका उपयोग देखेंगे, पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। समझ में आया। चलिए, तो 7वां ये अंतर था। 8वां देखिएगा, परिजीविता और सहजीविता में क्या अंतर होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। परिजीविता से भैया लाभ की बात करें तो एक को होता है, एक को केवल लाभ होता है। जो सहजीविता होता है इसमें दोनों को लाभ होता है, ये आप समझ लो। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया अमर बेल है आपके पास, अमर बेल का पौधा तो जानते होंगे ना, जो मतलब किसी पेड़ पर क्या होता है अपनी टहनियों से एकदम फैल जाता है, तो उस पौधे को पूरा ढक लेगा, है ना। लेकिन जो खुद है तो खुद तो बढ़िया फैलेगा, तो एक को लाभ हो गया, एक को क्या हो गया, हानि हो गई। तो ऐसे आप समझो कि भाई परिजीविता का है वो। अब देखो हानि की बात करें तो दूसरे को हानि होती है क्योंकि एक को तो लाभ हो गया तो दूसरे को हानि होगी। इसमें क्या होता है, किसी को नहीं होती हानि क्योंकि दोनों को लाभ होगा। ठीक है, संबंध की बात करें तो ये आश्रित होता है एक दूसरे पर, है ना, दूसरे पर आश्रित है, और ये सहयोगी होता है क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं। प्रकृति की बात करें तो ये हानिकारक और ये आपका लाभकारी होता है प्रकृति के लिए। परिणाम की बात करें तो ये रोग उत्पन्न हो सकता है इसमें, और सभी जीविता में क्या होता है, विकास में सहायता करता है। अब देखो परिजीविता के यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे मैंने बताया कि अमरबेल। ठीक है, अमरबेल आप समझ लो कि भैया पेड़ों में टहनियों में झौड़ जाता है। झौड़ने का मतलब आप गांव की भाषा में बोले तो फैलना होता है। ठीक है, फैलना बोलेंगे। अब भैया वो जब फैल जाएगा तो क्या करेगा कि भाई एक पौधे को ढक देगा पूरी तरीके से, ना तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी ना सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन खुद भैया फैल रहा है, तो ये क्या कह सकते हो कि भैया एक को लाभ हो गया और दूसरे को वो हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार जू जानते हो क्या होता है, सर में जो होते हैं जू पड़ जाते हैं, तो आपके सर को नुकसान करेंगे लेकिन जू क्या करेंगे, वहां पर मौज करेंगे, तो ये आपको नुकसान कर दिया, है ना। ऐसे भी आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हो। सहजीविता हो गया जिसमें लाइकेन, राइजोबियम, दहलेनी पौधे, इस प्रकार के माइक्रोराइजमा, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो प्रश्न संख्या 8 में आपको इसको कर लेना है। चलिए 9वां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। आपने इस प्रश्न को भैया कई बार पढ़ा होगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला है एक तरफ, है खाद्य जाल यहां पर कर लेना, खाद्य यहां पर कर लेना। क्या 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 करना है, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं खाद्य जाल। चलिए, तो ये आपका एक तरफ खाद्य श्रृंखला हो गया, एक तरफ आपको करना क्या है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। चलिए, तो अब देखिएगा मार्ग की बात कर लेंगे तो भैया इसमें केवल एक मार्ग होता है, इसमें क्या होता है, अनेक मार्ग होते हैं। संरचना की बात करें तो खाद्य श्रृंखला की संरचना बोलेंगे सरल होती है, आसान होती है, जबकि इसकी क्या होती है, संरचना थोड़ा जटिल होती है, यानी कठिन होती है। स्थिति की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में कम होता है और इसकी जो है अधिक होगी। यहाँ पर आपकी जीवों की संख्या जो होगी वो खाद्य श्रृंखला में कम होती है और इसमें क्या होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह जो होता है खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में होता है, जबकि जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा प्रवाह कई दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अंतर में देखोगे तो खाद्य श्रृंखला में घास आती है, टिड्डा आता है, मेढक आता है, सांप होता है और बाज। तो ये एक क्रम है इसका, मतलब जैसे देखोगे तो घास है, घास को टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डे जानते हो ना आप लोग, टिड्डा को भैया मेढक होता है, मेढक खा लेता है, मेढक को भाई सांप खा सकता है, सांप को कौन खा सकता है, तो भैया बाज खा सकता है। तो ये इसकी एक दिशा में संरचना होती है, ऊर्जा का प्रवाह इसी को बोलते हैं, मतलब एक दिशीय होता है, एक दिशा में चलता है। जबकि जो आपका खाद्य जाल है वो क्या होता है, इसमें
घास हो गया, खरगोश हो गया, चूहा, सांप, बाज, लोमड़ी आदि, ये सब खाद्य जाल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 का अंतर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे मेरे भैया। दूसरे के इसके बाद आपका है नेक्स्ट यहां पर हमारे पास प्लाजिम्स और गुणसूत्र में अंतर। चलिए, तो प्लाजिम्स और गुणसूत्र में अंतर यहां पर है, तो इसको समझिएगा कैसे है। सबसे पहले आकार की बात करेंगे तो यहां पर छोटा आकार होता है प्लाजिम्स का, और इसका आकार बड़ा होता है। संख्या और स्थान की बात करें तो इसमें जीवाणु होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। संख्या की अनेक संख्याएं होती हैं, इसमें निश्चित होता है। आवश्यक की बात करें तो यहां पर भाई आवश्यक नहीं होता है प्लाजिम्स, और ये आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रतिकृति की बात करते हैं, स्वतंत्र प्रतिकृति इसमें बनती है, और इसमें कोशिका विभाजन के साथ ही ये सब चीजें हो पाती हैं। अगला अंतर आपके पास है टी लिम्फोसाइट्स और वी लिम्फोसाइट्स में अंतर, और इनकी परिपक्वता कहां पर होती है, क्या कैसे होता है। इसमें देखो क्या होता है, अंतर से आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। इतने सारे पॉइंट ये बन के आते हैं, तो भाई पॉइंट को याद अगर आपको रहेंगे सारे पॉइंट, तो आप इसमें लॉन्ग आंसर आराम से दे पाओगे, है ना। तो देखो यहां पर आपके सामने पूरा इसका आंसर दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक तरफ है बी लिम्फोसाइट्स, एक तरफ है हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स। अब देखो परिपक्वता की बात करें, मतलब ये कहां पर बनता है, परिपक्वता का मतलब समझ रहे हो, कहां पर बनता है। जैसे अस्थि मज्जा में, हम इसका एक वर्ड आपको बता दिए कि भैया अस्थि मज्जा में बनता है। आप इसका जब लॉन्ग आंसर बना के लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो कि जो बी लिम्फोसाइट्स है इसका परिपक्वता, यानी ये आपका अस्थि मज्जा में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। तो मतलब समझ रहे हो, थ्योरी लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ये ट्रिक के तौर पर छोटे वर्ड को याद करके रखोगे तो भाई हमारे दिमाग में तुरंत आएगा, फिर उसको हम थ्योरी बना सकते हैं। अब जैसे कि बात करें टी लिम्फोसाइट्स का, तो आपका ये थाइमस ग्रंथि में बनता है। ऐसे ही कार्यों की बात करें तो भैया इसमें प्रतिपिंड बनाने का कार्य होता है। इसमें टी लिम्फोसाइट की बात करें तो संक्रमित कोशिकाएं इसमें नष्ट करने का काम होता है इसका। प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें द्वितीय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, द्वितीय यहां पर कर लेना, और इसमें कोशिकीय होती है, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स में नहीं बनते हैं। और लक्षण की बात करें तो इसमें रोगजनक लक्षण दिखाई देते हैं, और इसमें संक्रमित कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण की बात कर ले तो भैया जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स का उदाहरण है, जैसे यहाँ पर प्लाज्मा कोशिका हो गया, मेमोरी बी कोशिका हो गया, हेल्पर टी कोशिका हो गया, किलर टी कोशिका हो गया, और रेगुलेटरी टी कोशिका। और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स में देखोगे तो प्लाज्मा कोशिका, मेमोरी बी कोशिका, हेल्पर टी कोशिका, किलर टी कोशिका, इस प्रकार के यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला अंतर देखिएगा, और 12 नंबर अंतर है आपके पास यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। देखो जितने भी अंतर है मैं आपको पूरे बता रहा हूं, लगभग आपको बस इतना ही करना है। ये लास्ट अंतर है आपका बायोलॉजी का। इसके बाद हम टिप्पणियों की तरफ चलेंगे, फिर डायग्राम की तरफ चलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उन सबको मैं आपको बताऊंगा। बस अंत तक आज के इस वीडियो को देखना, मतलब बायोलॉजी का ये एकदम धमाकेदार वीडियो, 70 में 70 वाला वीडियो ये है, ठीक है। अगर इतने टॉपिक पढ़ लेते हो, कमजोर से कमजोर बच्चा, बाकी इन सब का आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो, तो सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो प्राप्ति की बात करें तो ये स्वयं बनता है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बाहर से निकली होती है या मिली होती है। प्रतिपिंडी की बात करें शरीर में इसमें बनता है, सीधे दिए जाते हैं, है ना। डायरेक्ट निष्क्रिय का मतलब समझ रहे हो, जैसे सक्रिय का बताया तो यहां पर लिखा कि भैया शरीर में बनते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी होती है वो शरीर में बनती है, लेकिन जो बाहर से दिए जाएंगे जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होते हैं, जैसे कि आपको इंजेक्शन दे दिया जाए, आप बीमार हो, आपको इंजेक्शन दिया गया, तो ये कहां से दिया गया, बाहर से दिया जाता है, सीधे डायरेक्ट तौर पर दवाई, गोली, इंजेक्शन जो भी आप लेते हो आपको बाहर से दिया जाता है, लेकिन ये निष्क्रिय होता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रहेगा, आपकी बीमारी को दूर करके खत्म हो जाता है इसका प्रभाव। लेकिन जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो आपके शरीर से हमेशा आने वाले रोगों से लड़ता रहता है, मतलब आपकी बॉडी में बनता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या फर्क होता है, समझ गए ना। आइए प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो ये देर से प्रभाव करता है और ये तुरंत प्रभाव करता है। जैसे आप मतलब जैसे देखोगे तो रोग आपके शरीर में आएंगे, तो आपको अगर कोई इंजेक्शन दे दिया गया तो तुरंत आपका लगभग आधे घंटे 1 घंटे में आपकी बीमारी खत्म, तो ये तुरंत प्रभाव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझो, ये पूरे इसके उदाहरण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कर लीजिएगा। हम अब आते हैं महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर। तो अंतर के क्वेश्चन खत्म। अब आपको जितनी टिप्पणी मैं बता रहा हूं बिल्कुल देखना, ठीक है। और अगर आपको इन सब का पूरा कंप्लीट नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना और सर्च कर लेना टॉपर गैलेक्सी, GALAXY, ठीक है। ये आपको एक ऐप है जिसका नाम है टॉपर गैलेक्सी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर के। 50,000 प्लस बच्चों ने अभी तक डाउनलोड किया है, आप भी जाकर के डाउनलोड कर लेना। वहां पर इन सब का पूरा फाइनल पीडीएफ, नोट्स हो गए, ऑल सब्जेक्ट के सब कुछ वहां पर मैंने डाल रखा है। तो अगर आपको भी बेहतर तैयारी करनी है तो जाकर के इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है टॉपर गैलेक्सी,
क्योंकि भाई चैनल का भी नाम है ना टॉपर गैलेक्सी, यही लोगो रहेगा। ऐसे ही तो आप जाकर के इसको इंस्टॉल कर लेना, वहां पर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहां से भी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा। चलिए, तो नंबर है आपका 630 740 30 और 89, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना हो 89 89, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, यहां से भी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या होता है भैया? तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, और फल निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट से टिप्पणी है, तो सभी बच्चे इसको बिल्कुल कर लेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अंगूर हो गया, संतरे हो गए, तरबूज हो गए, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो भैया अनिषेक फलन के ही उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बहु मतलब कि एक से अधिक भ्रूण का बनना, ट्रिक के तौर पर समझो, एक से ज्यादा भ्रूण जहां पर बने, तो आप इसको कह सकते हो कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है या एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। और यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्ति बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि भैया जो बहुभ्रूणता होती है वो अनावृत्ति बीजी पौधों में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और आवृत्ति बीजियों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता, मतलब एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, इसको भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन चलिए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यहां पर है आपके पास, यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है जो कि इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में, रोग निवारक मतलब समझ रहे हो ना, रोगों से लड़ने के लिए या रोगों को खत्म करने के लिए किया जाता है। और यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं में, ठीक है ना, अंतःकोशिकीय विषाणुओं में के गुणन को रोकता है और इसीलिए इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका डायग्राम और इसको कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया था, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो मैंने बता रखा है आपको भाई, इम्यूनिटी का मतलब आप समझो कि भाई रोगों से लड़ने की क्षमता ही है, एक प्रकार से क्या है, तो रोगों से लड़ने की ही क्षमता को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। चलिएगा, तो किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोध उत्पन्न करने की क्षमता, यहां पर कर लीजिएगा रोध का मतलब समझ रहे हो रुकावट, ठीक है ना, रोध बाधा या रुकावट आप कह सकते हो। रोग के प्रति रोध उत्पन्न करने की, यानी कि रोग के प्रति बाधा उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है शरीर के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसको रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल ये जो दिए हैं ये गलत है, ठीक है, पहले वाले के इनको काट दो। तो ये हो गया इम्यूनिटी के बारे में। अगला देखिए टिप्पणी, बीटी कपास या बीटी कॉटन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। देखो, कपास में बीटी जीवाणु के अबिस प्रोटीन, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिएंजेसिस, क्या होता है बीटी का मतलब? बैसिलस थुरिएंजेसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी किस्म की दवा होती है, मतलब फसलों को कीटों से बचाने के लिए इसका यूज होता है, समझ रहे ना, फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए। तो इस तरीके से लिखोगे, बीटी में कपास में बीटी जीवाणु के अबिस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा नियंत्रित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। ये हो जाता है हमारा बैसिलस थुरिएंजेसिस, है ना। एग्जाम्पल में इसको काट देना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी। हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप देखो तो काफी महत्वपूर्ण, इसका हो सके तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन तैयार कर लेना क्योंकि पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या स्त्री और पुरुष यानी कि नर और मादा दोनों में समान होती है। तो एक डिफरेंट होता है, ठीक है, कौन सा वो देखेंगे, समान होती है, जबकि
एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है जो कि माता का लिंग गुणसूत्र XX और नर में जो होता है वो XY, जहां से ये क्या होता है डिसाइड होता है कि जो संतानें हैं वो नर या मादा होंगी, वो आपका एक इसी से डिसाइड होता है X और Y। तो Y आपका नर में होता है और X आपका मादा में होता है, ठीक है। तो एक यही डिफरेंट है, बाकी यहाँ पर ये जो होते हैं ये सेम होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। जीन चिकित्सा क्या होती है? देखो, जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ और क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण के चिन्हित किए गए जीन के दोष का सुधार किया जा सकता है। जीन चिकित्सा में भाई जीन को बदला जाता है, सुधार किया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। और इसका पहला जो प्रयोग है 1990 में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब होता है जो डीएनए के खंडों को तोड़ता है, जोड़ता है, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। चलिए देखिएगा, तो यह एक ऐसा एंजाइम है, आप ये कह सकते हो जो आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज वगैरह इसमें आते हैं, अभी मैं बताऊंगा। देखो, तो यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए की खंडों को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। यह आणविक कैंची भी इसको कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है भाई डीएनए को काटता है, ठीक है, ये इस तरीके से। और ऐसे एंजाइम को काटता है जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। जबकि जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है उसको हम लोग लाइगेज बोलते हैं, ठीक है ना। जोड़ने वाले को लाइगेज बोलेंगे, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार बनता है। तो तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा, जो तोड़ता है, यानी कि तोड़ने का मतलब काटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। और जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको लाइगेज बोलते हैं। दोनों को याद कर लेना, दोनों से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टिप्पणी है राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी। मैंने पूरी किताब के सारे क्वेश्चनों को लिया है और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट आपका कितना है? 1000 का। 1000 बच्चे आज के इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और जितने इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मैं आपको इसी प्रकार से करा दूंगा। बायोलॉजी के बाद आपका इसी प्रकार केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है तैयारी में। ऑल सब्जेक्ट के इसी प्रकार के जितने भी बोर्ड पेपर से बनने वाले क्वेश्चन है वो सब मैं आपको कराऊंगा। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान देखो क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सरकारें क्या करती हैं, उसमें अपना कब्जा कर लेती हैं। जैसे देखो तो यहां पर आपके पास है कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन्हें मानवीय हस्तक्षेप, यानी कि जो मनुष्य जो होते उनको भैया रोक दिया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप, आप अपना वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना पेड़ काट सकते, ना वहां पर जीव जंतुओं को हानि पहुंचा सकते, है ना, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। लकड़ी काटना, शिकार करना, ये सब रोक लगा दी जाती है। और भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम क्या है वर्तमान में? जिम कॉर्बेट है, ठीक है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यूके में, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। अगला देखिएगा, प्लाज्म पर टिप्पणी दीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा, प्लाज्म से किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो कि क्रोमोसोम के डीएनए से अलग होता है और यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकांश बैक्टीरिया में होते हैं। गोलाकार 2 रूपों वाले डीएनए अणुओं के रूप में भी ये मिलते हैं, जहां क्रोमोसोमों का डीएनए को सूचना देता है, वहीं प्लाज्म से डीएनए असाधारण परिस्थितियों में भी जीव को लाभ पहुंचा सकता है। इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी आपकी टोटल क्या थी? ये आपकी टिप्पणियां थी। क्या क्या मैंने बताया? प्लाज्म्स पर टिप्पणी मैंने बताया आपको। यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पीडीएफ मैंने बता दी कि भाई आपको स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ ही आपको मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप पर हमारे मिलेगा। तो प्ले स्टोर पर जाओ और टॉपर गैलेक्सी सर्च कर लो, TOPPERGALAXY। लोगो कैसा रहेगा? जो चैनल पे लोगो लगा है वही लोगो रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50,000 प्लस डाउनलोड होगा उसमें, 50K प्लस। तो आपसे पहले आपसे बड़े भाई बहनों ने डाउनलोड किया है, आप भी जाकर के करो। और कुछ बहुत ही खास चीजें वहां पर मिलेंगी, जाकर के आप लोग जरूर एक बार करिएगा, ठीक है। रजिस्टर कर लेना, नए बच्चे हो, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा वहां पर। तो आपको सारी डिटेल्स, अपना नाम हो गया, मोबाइल नंबर, ये सब मेल वगैरह डाल करके, स्टेट वगैरह, क्लास अपनी सेलेक्ट करके, तो आप क्लास 12th जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये सारा कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा, पूरा एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके का नोट्स वगैरह। तो वहां पर चले जाना, ठीक है। बाकी सारी चीजें कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर ये सब, जैसे कि ये हो गया प्रतिबंधन एंजाइम
जीन चिकित्सा पर टिप्पणी हो गया, मनुष्य में लिंग निर्धारण, बीटी का पास बीटी कॉटन बहुत महत्वपूर्ण, प्रतिरक्षा हो गया, इसी प्रकार आपके पास इंटरफेरॉन हो गया, बहुभ्रूणता हो गया। तो ये अनिषेक फलन, इतने आपको बायोलॉजी में टिप्पणियां करनी। अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के महत्वपूर्ण जो डायग्राम है। चलिए, तो चित्र कौन कौन से भैया तैयार करना है आखिरकार हमको बता दीजिए। चलो मेरे भाई आ जाओ, डायग्राम की हम बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बनाना नहीं सीख पाओगे चित्रों को तो फिर आपका 3 नंबर वाला ये जो क्वेश्चन आता है वो आपका 3 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लॉन्ग के क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये थ्योरी का क्वेश्चन आपका बनता है तो वहां पर भी डायग्राम आते हैं, और शॉर्ट के जो होंगे उनमें तो आते ही आते हैं। चलिए, पहला डायग्राम है मानव अंडाणु की संरचना, काफी महत्वपूर्ण है। कैसे आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चित्र बनाइएगा मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको इसके नामों को जरूर याद करना है। ठीक है ना, तो जैसे नाम याद रहेंगे तो डायग्राम में, मैं नहीं कहता कि पूरा ये गोल है तो गोल ही बना के आना, आप इसमें तिरछा मिर्चा कुछ भी कर दोगे, लेकिन जो ये आपका नाम है पार्ट का वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो पार्ट के नाम जरूर अच्छे से बनाइएगा। ऐसे ही केंद्रक हो गया, इसमें कहां पर, ये रहा आपके पास, कोशिका द्रव्य है कहां पर रहा, तो ये रहा आपके पास, पेलुसिडा हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पहला डायग्राम है, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, अब बढ़े दूसरे की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, या तो मैंने बता दिया कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पर इनका मैंने डाल रखा है। अगला देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास शुक्राणु की संरचना है ना, स्पर्म जिसको बोलते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें शीर्ष भाग इसका ये होता है, ये पुच्छ भाग है, ये बीच का भाग है। अब इसमें नामों की बात करें तो यहाँ पर देखो इसके इतने पार्ट को हम लोग शीर्ष बोल देंगे। ठीक है ना, अब इस शीर्ष में आप और कुछ पार्ट देखोगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या होता है, जीव द्रव्य कला अग्रपिंडक, ये 2 पार्ट हो गए। केंद्रक इसमें ये हो गया इसका पार्ट, ये केंद्रक वाला है। ठीक है, इसके बाद ये जो गर्दन वाला पार्ट है इसको हम बोल देंगे ग्रीवा। ठीक है ना, इसका ये जो बीच का पार्ट है पूरा इसको हम लोग बोलेंगे मध्य भाग, और लास्ट में आप एक पुच्छ बोल देंगे, और माइट्रोकांड्रिया इसमें, ये आपकी जो इसमें है ना, दोनों तरफ के पार्टों को, ये माइट्रोकांड्रिया है। ठीक है, तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत एक प्रकार से कह सकते हो। तो ये आपका शुक्राणु की संरचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब भैया बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चित्र ये है। ठीक है, इसको करना जरूर है आपको। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या तो पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों को नंबर नहीं मिला है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। इस पर आप नंबर मैं दे रहा हूं, नंबर लिख लो 630 740 30 89 पर। ठीक है ना, इस पर आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पर मुझे हाय लिख करके भेज देना। ठीक है ना, हाय जैसे ही लिखोगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स जो होगी, एप्लीकेशन वगैरह का लिंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं पूरा आपको नोट्स का जो तरीका है कैसे क्या मिलेगा वो डिटेल्स मैं इसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर ही करोगे 630 740 30 पर, या तो डायरेक्ट आप क्या करना, प्ले स्टोर पर जाना और सर्च कर लेना टॉपर गैलेक्सी GALAXY, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि भैया पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। चलिए अगला आपके पास क्या है, बीजांड की संरचना, ये रहा आपके पास। इसी प्रकार से मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि जैसे ध्रुवी केंद्रक, अंड कोशिका हो गया, संवहन पूल कहाँ पर है, बीजांड वृत्त कहाँ पर है, अध्यावर्तन मतलब बाहर की परत, भ्रूण कोश बीजांड का है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सा एक डायग्राम है। अगला डायग्राम हम देखेंगे, हमारे पास है नर जनन तंत्र, और इसी के साथ मादा जनन तंत्र का भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लो आपके पास पूरा डायग्राम दिया है इसके साथ, और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पर चलेंगे, तो इसको देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से बनाना सीख लेना। इसके बाद नर जनन तंत्र के बाद मादा जनन तंत्र का, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको भाई मतलब देखो, ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये 3 नंबर के लिए आते हैं। फिर उसमें क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण या आरेखीय निरूपण करते हुए इसका विस्तार से वर्णन करिए, तो फिर वो क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना,
तो मतलब भैया डायग्राम जब बनता रहेगा और इसके कुछ पार्ट हैं तो उसके बारे में पढ़ना है, फिर जाकर के वो पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक आपके पास। अगला डायग्राम है मनुष्य में लिंग निर्धारण, जैसा मैंने टिप्पणी में बताया था। अब ये पूरा टिप्पणी के साथ आपका डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन करना। अगला एक पुष्प की लंबवत काट में निषेचन की क्रिया का प्रदर्शन। तो निषेचन की क्रिया जैसे कि अंकुरित परागकण हो गया, बीजांड हो गया, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, दो नर जनन युग्मक केंद्रक, इस प्रकार के ये कुछ आपके डायग्राम हैं। फिर आपके पास डीएनए अणु की संरचना, जिसमें आप देखोगे तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मैं कहता हूं कि ये क्या है, इसी का बोला जाता है वाटसन और क्रिक का मॉडल। ठीक है, वाटसन और क्रिक ये दो वैज्ञानिक थे जिनको चुल मची थी। ठीक है, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने इस मॉडल को दिया था डीएनए के। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या क्या बताया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो दो कुंडली से बना होता है, दोहरी कुंडलियों से, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया इसमें जो बेस होता है, जैसे कि आपको पता है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चार क्षार पाए जाते हैं। जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन है जो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसमें देख रहे ना ATGT ऐसे करके लिखा है, ये सब क्षारक होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं सबको एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया कि इनको बीच की दूरी 20 नैनोमीटर होती है। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, इसमें फास्फेट और शर्करा के समूह होते हैं। वो सब आप डीएनए और वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ोगे तो वहां पर आएगा। मैं एक वीडियो प्रॉपर इस टॉपिक पर लाऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास इसका डायग्राम क्या है। पराग कोश की अनुपृष्ठ काट का स्फुटन के पहले का ये रहा, स्फुटन के बाद का ये रहा। इसमें स्फुटन के बाद में ये चीजें खुल गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और पहले वाले में वो चीजें बंद है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ डायग्राम है। एक डायग्राम और आपके पास यहाँ पर है, डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। ये वाला भी आपका काफी महत्वपूर्ण चित्र है। तो इस तरीके की जो चित्र है इनको पूरा का पूरा आपको कर लेना है, और यहाँ से डायग्राम वाली चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इतना डायग्राम आपको करना है जितना मैंने आपको बता दिया, और इन सब का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अब मैं आपको क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट से टॉपिक कुछ बता देता हूं बायोलॉजी के। टोटल 85 टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे, सभी चैप्टर से आपके रहेंगे, तो आपको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, अगर आपको भी बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, नहीं कि 70 में आपको, अगर आप 70 चाहते हैं और आएंगे भी, भाई थ्योरी का पोर्शन होता है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें नंबर कटेंगे, कोई मैथ है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। 70 में 70 आते हैं, राइटिंग अच्छी हो, लिखने का एक्सप्लेन करने का तरीका सही हो, कॉपी कैसे लिखना है इस पर वीडियो आएंगी आपकी, मैं बना के बताऊंगा आपको सारा कुछ। चलिए नोट करिएगा, पहला चैप्टर बुस्पी पादपों में लैंगिक जन्म। ठीक है, कितने टॉपिक करना है ध्यान से समझिएगा। पहला है अपरिपक्व परास का चित्र। मैंने डायग्राम भी यहाँ पर बताया है कि वैसे मैंने डायग्राम को बता दिया कि कैसे बनाना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्पणी, अंतर, सब कुछ, लेकिन अब इसमें टॉपिक में मैं वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार परिपक्व परागकोश का चित्र हो गया, आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र हो गया, परागण क्या होता है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन पर टॉपिक आता है। इसी चैप्टर से 6वां टॉपिक है अनिषेक फलन। मैंने बताया ना, डबल फर्टिलाइजेशन के अलावा यहाँ इसमें बहुगुणता क्या होते हैं, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, इन पर टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। टोटल 9 टॉपिक हो गए। इसके बाद पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आपका आता है मानव जनन। मानव जनन में आपका, जो कि मैंने बताया कि 2 डायग्राम, जिसमें से आपका एक नर जनन तंत्र का, एक आपका मादा जनन तंत्र का। चित्र कैसे बनाना है अभी जस्ट आपको बता के आया हूं। ठीक है, आवर्त चक्र हो गया, अंडाणु जनन हो गया, शुक्राणु जनन। इसके बाद यहां से जनन और स्वास्थ्य यानी तीसरा चैप्टर, इसमें मनुष्य में यौन संबंधी रोग, जिसमें आप पढ़े, आपको मैंने बताया ना कि जैसे कि यौन संबंधी रोग में आप एड्स पढ़े अभी जस्ट, है ना, जो कि HIV से होता है। ठीक है, इसके बाद आप सिफिलिस, उपदंश, इस प्रकार के कुछ रोगों के नाम हैं जो कि आप इसमें पढ़ेंगे, और उन सबका एक्सप्लेन। यहाँ पर है फैमिली, जो कि आपके पास प्लानिंग के बारे में, यानी कि परिवार नियोजन क्या होता है, जीन चिकित्सा, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रकार से एक्सप्लेन करना है परिवार नियोजन में, स्थायी विधि, अस्थायी विधि, पूरा अच्छे तरीके से। जीन चिकित्सा सगर्भता यानी कि MTP जिसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उलभेदन हो गया, बाध्यता और सहायक, इसमें नसबंदी वगैरह, IVF है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT और GIFT, ये सब चीजें होते हैं, तो इनको कर लेना। इसके बाद अगला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से।
अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है, इसके बाद है एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, आपूर्ण प्रभाविता, मेंडल के नियम। मेंडल के जो नियम है इसमें 3 नियम आपको पढ़ना है और ये क्वेश्चन आपका 5 अंक के लिए एकदम फिक्स टॉपिक है, ठीक है, तो छोड़ना मत इसको, 24 नंबर को बिल्कुल आपको कर लेना। मेंडल के नियम पर एक वीडियो ला दूंगा मैं। इसके बाद है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से और क्वेश्चन, जिसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण, हीमोफीलिया, वर्णांता, ये अनुवांशिक रोग होते हैं, गुणसूत्रीय विकारों से उत्पन्न होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, इन तीनों से क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर मैं संपूर्ण किताब के 85 टॉपिक बता रहा हूं, अगर 85 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो पूरे साल में, बायोलॉजी का पेपर इस तरीके से फाड़ के चले आओगे, गारंटी मेरी है। बस करना है आपको, अब आलस करोगे तो फिर फाड़ के क्या चले आओगे समझ जाओ। चलिए अगला देखना, वंशागति का आणविक आधार, इसमें भाई जीन हो गया, डीएनए आरएनए के बारे में, डीएनए आरएनए में अंतर हो गया, डीएनए और आरएनए का वाटसन और क्रिक का जो मॉडल मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है वानुलेखन और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुवांशिक कूट हो गया, डीएनए और आरएनए के बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन है। अगला जैव विकास यानी विकास चैप्टर से, जो जीवन की उत्पत्ति हो गया, जैव विकास के प्रमाण हो गया, डार्विनवाद का योगदान, उत्परिवर्तन और पुनर्योजन। अगला क्वेश्चन जैव विकास से जीन प्रवाह, हार्डी-वेनबर सिद्धांत, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुकूलीकरण, मानव विकास, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में आप देखोगे तो इंटरफेरॉन वाला क्वेश्चन हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, स्टेम कोशिका, संक्रामक और असंक्रामक, ये वाला क्वेश्चन यहां से रोगों के बारे में आता है, ठीक है। मलेरिया के बारे में टिप्पणी आती है, डेंगू बुखार क्या होता है इस पर टिप्पणी आती है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करें तो घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहितमल हो गया, वाहितमल उपचार, बायोगैस, इस टाइप के टोटल 53 टॉपिक। अगला हमारे पास है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम से, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, पीसीआर के बारे में मैंने बताया, डीएनए लाइगेज क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या होता है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और जीनी अभियांत्रिकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक हमारे पास यहां पर है इंसुलिन। इंसुलिन पर टिप्पणी पूछता है, ठीक है। पारजीनी जंतु क्या होता है, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन और जीन चिकित्सा। नेक्स्ट हमारे पास है अगले चैप्टर से, जिसका नाम है जीव और समष्टि। तो इसमें देखोगे समष्टि और समुदाय में अंतर, सहोपकारिता, परभक्षी और प्रतिस्पर्धा। अगला आपके पास यहाँ पर है जीव और समष्टियों में पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैव भव रासायनिक चक्र हो गया, पर्यावरणीय समस्याएं। और नेक्स्ट हमारे पास है पारितंत्र चैप्टर से, पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के घटक हो गया, ऊर्जा एवं अपघटन हो गया, ऊर्जा प्रवाह हो गया, पारिस्थितिक पिरामिड। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर से, जैव विविधता क्या होती है, राष्ट्रीय उद्यान। देखो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो उससे पूछ लेगा भैया आप यही बताओ कि आखिरकार ये चैप्टर के बारे में बताया क्या गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, आपसे यही पूछ लिया है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट, है ना, मोबाइल वाला नहीं, बाघ परियोजना। और इसके बाद यहाँ पर है घड़ियाल परियोजना। नेक्स्ट हमारे पास 85 और लास्ट में है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव विविधता के ह्रास के कारण जैव विविधता संरक्षण के उपाय, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है। ये आपका इस तरीके से टोटल 85 टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको क्या चीजें कराऊंगा तो एक बार देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इस प्रकार के चैप्टर वाइज 50 से 60 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से रहेंगे, सारे क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूं पार्ट 2 में, ठीक है। ये आज का पार्ट 1 वीडियो था। तो आज के इस वीडियो का रिस्पांस जैसा रहता है, जितने बच्चे लाइक करते हैं, आपका कमेंट आता है कि भैया मजा आ गया बायोलॉजी में, नेक्स्ट पार्ट लाइए, तो फिर आपका ये नेक्स्ट पार्ट आएगा और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको और कराने वाला हूं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।